मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की विज्ञान। नाम है दहन और ज्वाला, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें पढ़े थे कि दहन, ज्वाला और ज्वलन ताप क्या है, उसके बारे में पढ़े। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे माचिस और मोमबत्ती का इतिहास। माचिस और मोमबत्ती का इतिहास। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम दहन और ज्वाला। ठीक है, हमारा टॉपिक है माचिस का इतिहास। अर्थात कहने का मतलब कि माचिस कैसे कैसे खोजा गया, कैसे माचिस बना, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो पहले के लोग थे पुराने समय के, जो कि लकड़ियों को आपस में रगड़ करके घर्षण उत्पन्न करके चिंगारी उत्पन्न करते थे और उस तरह करके आग उत्पन्न करते थे। उसके बाद और कुछ चकमक नामक पत्थरों से भी रगड़ करके चिंगारी उत्पन्न की जाती थी और उससे अपना आग पकड़ाया जाता था। ठीक है, उसके बाद सन 1680 ईस्वी में एक वैज्ञानिक जिनका नाम है रॉबर्ट बायल। तो रॉबर्ट बायल ने क्या किए कि उन्होंने श्वेत फास्फोरस और सल्फर दोनों का उपयोग करके आग उत्पन्न किए। ठीक है, तो कौन किसने किया? 1680 ईस्वी में रॉबर्ट बायल ने सफेद फास्फोरस का उपयोग करके, ठीक है, उपयोग करके आग पकड़ाने का विधि उत्पन्न किए। ठीक है, उसके बाद वह क्या किए कि एक कागज पर थोड़ा सा ले लिए सफेद फास्फोरस और उसको सल्फर पर रख करके पकड़ाए तो आग पकड़ लिए। ठीक है, उसके बाद यह क्या था, जो सफेद फास्फोरस है, ठीक है, किसका? सफेद फास्फोरस ये जो है, ये कमरे के ताप पर, किस पर? कमरे के ताप पर ही जलना आरंभ हो जाता है। सोचिए, एक कमरे में जितना तापमान होता है ना, अगर हम लाल जो सफेद फास्फोरस होता है उसको हम रख देंगे सिंपल इस कमरे में ही, तो स्वतः आग अपने आप उसमें पकड़ लेती है, जो कि खतरनाक साबित होगा। इस तरह भी तो पता चलता है, मान लीजिए कि हम इतना बहुत सारे घरों में सामान होती है, कपड़ा हो, कागज पत्तर हो, ठीक है, तो इस तरह की लकड़ियाँ हो, विभिन्न प्रकार की, मतलब वो सब जब सफेद फास्फोरस में आग पकड़ेगा, उसके साथ उसके लपटे में आ करके कागज में भी आग पकड़ लेती है, जिससे कि हमारा घर जल सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, जब इस तरह है तो ये तो खतरनाक होगा ही, तो इसलिए यह खतरनाक साबित हुआ और इससे कृषि हेतु और कार्य, मतलब गृहिणी कार्य में भी क्या होती थी, दिक्कतें उत्पन्न होने लगती थी। ठीक है, और उसके बाद इसको फिर ये खतरनाक साबित होने के बाद क्या हुआ कि लाल फास्फोरस का खोज कब? 1845 ईस्वी में खोजा गया था। किसको? लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस की खोज 1845 ईस्वी में हुई। इसके बाद, इसकी खोज के बाद जो
लाल फास्फोरस जो होता है ये कमरे के ताप पर, थोड़ा सफ़ेद फास्फोरस से भिन्न होता है, ये कमरे के ताप पर स्वतः इसमें आग नहीं पकड़ सकती है, ठीक है। तो इसलिए यह उतना खतरनाक साबित नहीं होता था और नहीं होता भी है। इसलिए कि जो आजकल की हमारी सेफ्टी माचिस आती है, इसी के जो ऊपर आप देखे होंगे डीबी पर, डीबी के ऊपरी सतह पर जो लेप लगाया रहता है दोनों साइड, उसमें सल्फर और फास्फोरस के साथ साथ थोड़ा शीशे की जो बारीक होते हैं मिही चूर्ण, उसको मिला करके बनाए जाते हैं, क्योंकि उस पर घर्षण, उसको जब जलाया जाए, उस पर घर्षण किया जाए तो तिल्ली में आग पकड़ ले। क्योंकि अब जानते हैं कि हर चीज़ का एक अपना न्यूनतम ज्वलन ताप होता है, जिस ताप पर जाकर के ही कोई भी वस्तु जलना प्रारंभ होती है, ठीक है। तो उससे अब देखते हैं कि जब ये हुआ तो इसके बाद क्या हुआ, एक वैज्ञानिक आए जो कि 1855 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, उनका नाम है कार्ल लुंडस्टान। इन्होंने 1855 ईस्वी में स्वीडन, ठीक है, लुंडस्टान ने स्वीडन में पहली बार सेफ्टी माचिस का खोज किया और ये जो सेफ्टी माचिस है खतरनाक नहीं होती है, और आज भी हम इसी तरह के सेफ्टी माचिस का उपयोग करते हैं। अब जो हमारे ये सेफ्टी माचिस है, जो माचिस आती है हमारे घरों में, तो इसमें जो इसके तिल्ली होती है, तिल्ली जो आप देखे होंगे, इसमें पतला सा लकड़ी का कुछ रहता है, उसके ऊपर मसाला लगा हुआ रहता है, रसायन, ठीक है, ये रसायन रहता है। और यह रसायन काला, लाल, हरा हो तो रंग जैसा भी डाले हो सकता है। जो ये रसायन होती है, ये रसायन बनी होती है क्या चीज से, पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड से बने होते हैं, जो कि ये तिल्ली बनी होती है, ठीक है। उसके बाद है कि अब इस तरह करके खोजा गया, और इसके जो डिब्बी होती है, जिसमें ये जिस बॉक्स में रहता है, माचिस बॉक्स के ऊपर वाले भाग के दोनों साइड में लगे होते हैं लाल फास्फोरस और सल्फर के साथ साथ शीशे के चूर्ण भी उसमें मिलाए जाते होते हैं, और उसको चिपकाया जाता है ताकि उस पर रगड़ने पर घर्षण उत्पन्न हो, अच्छा घर्षण उत्पन्न हो, जिसके कारण यह माचिस जल उठती है, ठीक है। तो ये है हमारा माचिस का इतिहास, ठीक है। और उसके बाद अब पढ़ेंगे हम फिर मोमबत्ती का इतिहास। मोमबत्ती के इतिहास के बारे में जानते हैं कि मोमबत्ती का इतिहास कैसा है। चलिए तो देखते हैं मोमबत्ती का इतिहास। मोमबत्ती का इतिहास, तो मोमबत्ती का इतिहास, सबसे पहले मैंने एक मोमबत्ती का फिगर बना देता हूँ, ठीक है। चलिए ये रही हमारी मोमबत्ती। तो देखिए मोमबत्ती का इतिहास क्या है। एक भौतिकी वैज्ञानिक जिन्होंने विद्युत क्षेत्र में ज़्यादा काम किए हैं, जिनका नाम है माइकल फैराडे,
क्या नाम उनका? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने क्या किए कि 1860 ईस्वी में, कब? 1860 ईस्वी में इन्होंने मोमबत्ती के बारे में कुछ बताई, जो कि इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि मोमबत्ती जो है यह एक ईंधन है, ठीक है। मोमबत्ती एक ईंधन है जो जलकर प्रकाश और ऊष्मा देती है। क्या है? जो जलकर प्रकाश एवं ऊष्मा देती है। यह हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा, ठीक है। और उन्होंने बोला और कहे थे क्या चीज, कि यह मधुमक्खी की छत्तों से भी बनाई जा सकती है, ठीक है। सिंपल जो आप लोग देखे होंगे मधुमक्खी की छत्ते, ठीक है, तो उससे भी इसको बनाया जा सकता है। किसको? मोमबत्ती को। ये है हमारी मोमबत्ती, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा और कि मोमबत्ती के बीचों बीच एक बत्ती होती है, जो बत्ती मोम से घिरी हुई रहती है, ठीक है। जो बत्ती मोम से घिरी हुई रहती है, अर्थात ये देखिए चारों तरफ से क्या है? मोम से घिरा हुआ है। मोमबत्ती देखे होंगे तो घिरी हुई रहती है। और यह बोले कि उन्होंने जब इसको जलाया जाता है और इस पर थोड़ा सा, इस भाग पर भी, इसके बत्ती के शीश तक भी मोम लगे हुए रहते हैं। और जलाने पर ये क्या होते हैं? जलते हैं। और जलते हैं कैसे? जब ये गर्म होता है तो गर्म होकर के मोम वाष्पित होता है और उसका वाष्प ही क्या होता है? जलता है, ठीक है। और जलता है तो देखिए क्या है, जितने क्षेत्र तक जाता है वह इस अपना एक क्षेत्र बना लेता है। और इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम ज्वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वाला बोलते हैं, क्योंकि ये जल करके लौ देता है, ये ज्वाला है। और मोमबत्ती क्या है? मोमबत्ती में लौ को 3 तरह से देखा गया। क्या? जो बाहरी लौ होता है, मतलब बाहरी वाला भाग, लौ की बाहरी वाली भाग, जो कि डायरेक्ट वायुमंडल से, किसमें? वायुमंडल से संपर्क में, अर्थात इसमें वायुमंडल है तो ऑक्सीजन होगा। और हम जानते हैं किसी चीज को जलाने में सबसे ज्यादा सहायक होता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का भी होना अति आवश्यक है एक कोई भी ज्वलनशील पदार्थ को जलने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये बाहरी भाग पूर्ण रूप से दहन होती है। कैसी होती है? पूर्ण दहन होती है इसकी, ठीक है। पूर्ण दहन, ठीक है। पूर्ण दहन होती है, जिसके कारण पूर्ण दहन होने से यहाँ पर ताप का मान ज्यादा रहता है, अर्थात यहाँ पे इसका टेम्परेचर सबसे हाई होता है। और यह जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऊष्मा ज्यादा देता है, तो इसका रंग, बाहरी वाले भाग का रंग भी नीला हो जाता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद जो उसके अंदर देखते हैं जो प्रकाश फैलाता है। और एक बात, ये जो बाहरी वाली क्षेत्र है लौ की, ज्वाला की, ये जो नीला भाग है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, केवल ताप उत्सर्जित करता है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण दहन होती है। क्या होती है? इस ईंधन का, अर्थात मोम तो एक ईंधन है, इस हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होती है। पूर्ण दहन होने से यहाँ पर ताप ज्यादा होता है और उससे कम दहन होती है इस बीच वाले मध्य भाग में। मध्य भाग में क्यों नहीं होगा? क्योंकि
बाहर से तो ये एक आवरण बन जा रही है, घेर ले रही है, डायरेक्ट ये वायुमंडल से ऑक्सीजन को नहीं जाने दे रही है, जिसके कारण वहां पर थोड़ा बाहरी क्षेत्र से अंदर वाले में थोड़ा कम दहन होगा, हल्का अपूर्ण और होगा, ठीक है, जिसके कारण ये भाग हमको पीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? पीला कलर का, पीला रंग, ठीक है। तो पीला रंग का दिखाई देने के कारण ही ये प्रकाश का उत्सर्जन भी करते हैं, मतलब प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यहाँ से प्रकाश फैलते। यही है जो कि जलाते हैं, घर में अंधेरा रहता है तो अंधेरा को दूर हटाने के लिए मोमबत्ती जब जलाते हैं, कोई भी आप बत्ती के रूप में जलाइए तो वो इसी प्रकार होती है, और उसके बाहरी वाले भाग में नीला होता है। या आप गैस को देख सकते हैं क्रियाकलाप के लिए, ठीक है, कि एक गैस को एलपीजी घरेलू गैस जो आप देखेंगे उसको जला करके स्टोव को देखिएगा तो देखिएंगे कि जो गैस एलपीजी है उसका जो जलता है ज्वाला, ठीक है, वह नीला कलर का दिखाई देता है, वो ज़्यादा तापमान होता है। और एक बार आप अंधेरा में उसको जला कर देखिएगा ये देखने को मिलेगा कि उससे ज़्यादा हमको प्रकाश नहीं फैल रहा है, हमको मतलब दूर की कोई वस्तु नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसे चीज औषधियाँ मिलाई जिसके साथ जले तो वहाँ पर थोड़ा पीला कलर का लाइट दिखाई दे हमें, तो उससे आप देखेंगे कि चारों तरफ आपके कमरा में रोशनी ही भर जाएगा, ठीक है। तो यही है कि जो नीला भाग होता है ज़्यादा यहाँ पर ताप भले देता है लेकिन प्रकाश उतना उत्सर्जित नहीं कर पाता है। पीला वाला क्या है कि थोड़ा अपूर्ण दहन होता है, पूर्ण रूप से उतना दहन नहीं हो पाता है और वह प्रकाश उत्सर्जित करता है। और उसके बाद एक भाग और आता है जो कि इस बत्ती के करीब में रहता है, जो इस प्रकार मैंने दर्शाया है। और इसके बाद देखिए ये भाग हमें काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है कारण कि यहाँ पर कार्बन उपस्थित होते हैं और यहाँ पर पूर्ण रूप से अपूर्ण दहन होता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं जल पाते हैं जो कि धीरे धीरे फिर वाष्पित होकर यहीं से फैलते हैं और ज्यों बाहर की ओर जाते हैं तो पीले में बदलते हैं, उसके बाद उससे भी बाहर जाते हैं तो पूर्ण रूप से दहन हो जाते हैं। और देखिएगा कभी आप केरोसिन से दीप जलाइएगा तो देखेंगे कि उसमें से ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है और पीला भाग उसका उतना नहीं बन पाता क्योंकि वह पूर्ण दहन नहीं हो पाता है मोमबत्ती की तरह, ठीक है। और गैस पूर्ण दहन होती है इसीलिए उसमें पीला भाग हमें नहीं दिखाई देता है, सिर्फ नीला भाग ही दिखाई देता है। ये रहा कुछ हमारा मोमबत्ती का इतिहास और मोमबत्ती से जुड़ा कुछ टॉपिक, ठीक है। तो आप जान ही गए होंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नीला भाग, ठीक है, जो कि बाहरी होती है, जो कि क्या देता है, ताप ज्यादा देता है। उसके बाद मध्य भाग पीला होता है, पीला रंग का दिखाई देता है। और उसके बाद जो कि प्रकाश को उत्सर्जित करता है, एक सबसे आंतरिक अंदर काला भाग होता है, ठीक है, जहाँ पर कार्बन की उपस्थिति के कारण वहाँ पर हल्का काला दिखाई देता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आगे कि आग पर नियंत्रण कैसे पाएं, आगे कुछ इसमें जो टॉपिक होंगे वो सब पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।